कैसे हो? ठीक ठाक। आई होप के ऑल आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। ठीक है, +1 में भी ये वाला सिलेबस जो चैप्टर है वो आपको आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन वाला सेम। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जो है वो मैं कंबाइंड बना रहा हूँ 9th और +1 दोनों क्लासों के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्टिंग होती है बच्चे वो बेसिक से ही होती है हमेशा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इस चैप्टर में आपको बच्चे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है हमें, तो हमें हमेशा पढ़ते वक्त ये आइडिया रहता है कि हाँ ये चीजें करनी है हमें। ठीक है, इस चैप्टर में वी विल फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली। ठीक है, तो इससे पहले हम चैप्टर्स कंप्लीट जो कर चुके हैं मोशन, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अगर वो वाले वीडियो जो आपने अगर तक अभी तक नहीं देखे बच्चे, ठीक है, तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, उन वीडियोज को भी जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर की नॉलेज के लिए बच्चे उन चैप्टर की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस। ठीक है, ग्रेविटेशन में हम पढ़ते क्या है बच्चे? ठीक है, ग्रेविटेशन जो है आपने हो सकता है कि अभी तक सुन रखा हो सकता है पढ़ा भी हो कभी। ठीक है, कि अर्थ जो है, ठीक है, वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटी किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। ये आपने हो सकता है कि सुन रखा हो पहले से, या फिर हो सकता है कि पढ़ा भी हो कभी। ठीक है, और ये बात सच भी है बच्चे। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, किसके साथ अट्रैक्ट करती है? वो करती है बच्चे ग्रेविटी के साथ। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। ये चीज सबसे पहले बच्चे नोट की थी न्यूटन ने। ठीक है, किसने? न्यूटन ने। बड़ी फेमस एक स्टोरी है, आपने भी सुनी होगी कि न्यूटन भाई साहब बैठे हुए थे, ठीक है, एक दरख्त के नीचे, तो वहां से एप्पल गिरा। ठीक है, एप्पल गिरा तो न्यूटन ने, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया। अगर मैं बैठा होता, मैं हो सकता था कि उसको उठा के खा ही लेता, ठीक है, कुछ ना सोचता। लेकिन न्यूटन ने, ठीक है, सोचा क्या कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों आया, वो क्यों किसी और डायरेक्शन में नहीं चला गया, क्यों वो इधर इधर जब ऊपर को क्यों नहीं चला गया, क्यों, वाई ऑलवेज थिंग्स कम डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये चीज उसके माइंड में आई। ठीक है, वैसे तो अगर हम सोचे, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नीचे ही आएगी और किधर जाएगी, बस। ठीक है, मतलब फर्क होता है बच्चे मेंटालिटी का, हमारी का। ठीक है, नीचे ही आएगी और कहां जाएगी। ठीक है, ये सोचने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो रिसर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, जो चीजें हैं उन्हीं को मानना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस नीचे आएंगी बॉडीज, लेकिन सोचना तो ये भी बनता है कि किसी और तरफ क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो यही न्यूटन ने सोचा था बच्चे। ठीक है, न्यूटन ने ये चीज सोची तो ही इतनी सारी जो चीजें थी, ठीक है, वो बनी। ग्रेविटेशन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो नॉन फोर्सेस थी बच्चे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज ही थी। ठीक है, फोर्सेज का जो किसी मतलब नेचर की फोर्स के बारे में सबसे पहले जब बात हुई थी वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो चलिए, न्यूटन ने सोचा कि व्हाई इट इज ऑलवेज फॉलोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, नॉट इन अदर डायरेक्शन, क्यों? ठीक है, तो उसी चीज को उसने स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है हर एक बॉडी को अपनी तरफ। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टडी करते करते, ठीक है, उन्होंने फिर ये बताया कि सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बोलिए, ठीक है,
मतलब इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी बच्चे हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसके साथ अट्रैक्ट करती है? वो उन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज वो फोर्सेज हैं जिनके साथ हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या है बच्चे? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज वो वाली फोर्सेज होती हैं, ठीक है, विद विच ईच बॉडी, ठीक है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में ही न्यूटन ने लॉ बनाया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टार्ट करने के लिए और कुछ नहीं है, ये फंडामेंटल है बच्चे। न्यूटन लॉ जो है वो फंडामेंटल है फिजिक्स के वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज में से एक लॉ है, जो पूरी की पूरी ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो रुकी हुई है बच्चे, बेस्ड है ऑन द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या बच्चे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इट स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body, ठीक है, with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the distance, square of distance between them, to the square of distance between them। ठीक है, ये है बच्चे स्टेटमेंट, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लेकिन है क्या, देखिए, समझने में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। क्या बताया था न्यूटन ने कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे आपको पहले बताया। किसके साथ अट्रैक्ट करती है? वो फोर्सेज के साथ, ठीक है, एक फोर्स के साथ। वो फोर्स क्या होती है बच्चे? वो फोर्स क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, मान लीजिए हमने दो बॉडी जैसे कंसीडर कर ली, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, इसका मास m1, इसका m2, और दोनों के सेंटर्स के बीच डिस्टेंस है मान लीजिए r, ऐसा। ठीक है, दो बॉडीज है, कोई भी दो बॉडीज हो सकती है, कोई भी दो बॉडीज बच्चे, ठीक है। तो कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी एक फोर्स के साथ। वो फोर्स क्या होती है? वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मासेज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स है, वो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेज की मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड और क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये दो चीजें हैं बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा ऐसा कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली, तो बिल्कुल सिंपली मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बोल रहे हैं कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मीनिंग है बच्चे कि
वेरिएशन सेम रहेगी। अगर v इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर b इंक्रीज हो रहा है तो a भी इंक्रीज होगा, अगर b डिक्रीज हो रहा है तो a भी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये मीनिंग होता है बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, इनवर्सली उल्ट हो गया, अगर उसको ऐसे लिखेंगे फिर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, ठीक है। अगर b इंक्रीज होगा a डिक्रीज होगा, अगर b डिक्रीज हो रहा है तो a इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब उल्ट होती है वेरिएशन वहां पे, सेम चीज यहां पे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को बच्चे कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 नंबर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यही चीज बन गई दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। इसके बाद ये चलिए, इसके बाद बच्चे f इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या लगाते होते हैं, एक कांस्टेंट g। कांस्टेंट क्या लगा दिया हमने बच्चे, g, साथ में क्या है m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये तो पहले से है ही, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी थी, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमेशा याद रखिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। न्यूटन ने ये कांस्टेंट खुद लगाया था g, कैपिटल G, ठीक है। तो ये है क्या, यहां पे एक कांस्टेंट है, एंड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है बच्चे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये g का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो g की वैल्यू है बच्चे वो होती है हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये g की फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। इसको g की जो वैल्यू थी ना, इसको कैलकुलेट किया था बच्चे हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। इट वाज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। न्यूटन ने जब ये ला दिया उसके बाद इन्होंने इसकी वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट की थी, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको इसकी यूनिट भी पता चल गई, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहां से आई, देखिए, अगर यहां से अगर हम g की वैल्यू निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, f r स्क्वायर इधर चला गया, नीचे क्या आ गया m1 m2, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट बचे न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, ऊपर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्या बन गया किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गई यूनिट हमारे पास g की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये g की ऐसा यूनिट है हमारे पास, ठीक है। चलिए, ये तो था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे पास इसका बच्चे एंड वाला एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। बहुत बारी आपको ये काम में आएगा, चाहे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है या फिर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये वाला जो रिलेशन है बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे फोर्स कौन सी है बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। कौन सी फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में अब तक आपको पता चल गया होगा हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशन को क्या बोल सकते हैं हम, स्टडी ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है, जो जो इसके इस फोर्स के इफेक्ट होते हैं उनको भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करने के बाद बच्चे हम आते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। पहले क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, आपको जैसे पहले बताया, ठीक है। दे एक्ट अमंग ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, ठीक है। कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच कौन सी फोर्सेज लगेंगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेज लगेंगी, ठीक है। एक चीज और यहां से जो आपको याद रखने वाली है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे वो किसके कारण है? दे आर ड्यू टू मास ऑफ बॉडी, ठीक है। किसके कारण? ड्यू टू मास ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का मास नहीं है, अगर बॉडी का मास नहीं है, जीरो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज भी क्या बन जाती हैं? जीरो बन जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बच्चे, जी तो है ही कांस्टेंट, इसकी तो वैल्यू ये है। आर डिस्टेंस की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन अगर m जीरो है, अगर m जीरो है, किसी भी एक बॉडी का भी मास अगर जीरो हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या बन जाती हैं? जीरो बन जाती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है, फोर्सेस एक्ट, ठीक है, ड्यू टू मासेज ऑफ बॉडीज, मासेज ऑफ बॉडीज, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कि अगर हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो हम पे तो कोई इफेक्ट होता नहीं, ठीक है। आप कोई दो पर्सन खड़े हो जाओ साथ में, आपका भी तो मास है, आप दोनों भी, इवन आप दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये बुक्स पड़ी हुई हैं, इनका कोई मास है, मेरा भी मास है, हम भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें इफेक्ट शो नहीं होता बच्चे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारे स्मॉल मासेस, ठीक है, हमारे स्मॉल मासेस। जैसे आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्सेज मासेज की वजह से लगती हैं। हमारा मास है तो सही बच्चे, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। सुनने को तो जैसे मेरा 68 है, ठीक है, इंसानों के अकॉर्डिंग तो मतलब है, अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स देखें, ठीक है, तो हमारा मास बच्चे इतू सा है, इतू सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, ठीक है। मास जब बहुत ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी होगी, तब ग्रेविटेशनल फोर्सेज का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ का मास कितना ज्यादा है, ठीक है, तो हाँ, इसीलिए हर एक बॉडी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। ऐसे ही हर एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड बच्चे रिवॉल्व कर रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। वो किसके कारण करता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो है वो उनको उनके ऑर्बिट में बाउंड करके रखती हैं, उनको एक तरह से बांध के रखती हैं अराउंड द सन, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज वैसे अगर देखें तो ये वीकेस्ट फोर्सेज होती हैं, ठीक है, दे आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर, वीकेस्ट फोर्सेज, ठीक है। क्योंकि इसको बहुत बड़ा मास चाहिए, बहुत बड़ा मास चाहिए, ठीक है, एक्ट करने के लिए, जिसको बहुत किसी सहारे की जरूरत पड़े, वो स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेज अगर हम देखें, ठीक है, कौन से? न्यूक्लियर फोर्सेज, ये है बच्चे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज, ठीक है। क्यों इनको स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इसको सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो तब जाके लगती है जब बहुत बड़ा मास हो, ठीक है। अर्थ या कोई और बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, तब हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं ये तब भी लगती हैं बच्चे जब पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हों जो हम देख भी ना सके, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके बीच जो फोर्सेज लगती हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चे,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके बीच जो फोर्सेज लगती हैं उनको न्यूक्लियर फोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बहुत 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 छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी छोटी है, अगर मैं आपको अनुमान के अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है, ये तो खैर इसका जो सिक्का है वो तो थिक है, आपका पेन जो होता है, सिंपल पेन जो लिखते हैं, उसकी जो आगे वाली टिप होगी ना, ठीक है, उससे भी छोटा होता है न्यूक्लियस जो है। ठीक है, अब उस इतनी छोटी वॉल्यूम के बीच बचे कितने सारे प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, कितने सारे न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको वो इतनी छोटी वॉल्यूम में बांध के रखती हैं, उनको बाउंड करके रखती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। ओके, चलिए इसके बाद हम अर्थ पे आते हैं। ठीक है, बहुत उड़ लिए आसमानों में, बाकी प्लैनेट्स के पास, सूर्य देवता के पास, अब अर्थ पे आ जाइए। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया कि हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मतलब कोई भी दो बॉडीज के बीच फोर्सेज लगती हैं, कौन सी? ग्रेविटेशनल। लेकिन ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का भी अपना मास है, अर्थ पे जो बॉडीज हैं उनका भी कोई मास है, इसका मतलब अर्थ और इसके ऊपर पड़ी हुई बॉडीज, ठीक है, उनके बीच भी, ठीक है, फोर्स लगती है, वो भी ग्रेविटेशनल ही है, लेकिन हम उसको एक स्पेशल नेम दे देते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडीज is called gravity। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी बोल देते हैं। है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही, उसका स्पेशल केस मान लो, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं सिर्फ अर्थ की, मतलब एक बॉडी क्या होगी? अर्थ होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल के लिए कोई भी दो बॉडीज, जब ग्रेविटी बोल रहे हैं तब क्या होगा? एक बॉडी उनमें से अर्थ होगी। ठीक है, तो तब उसी फोर्स को हम ग्रेविटी बोल देते हैं। ओके, अब होता क्या है बच्चे, जब भी फोर्स लगती है, आपको पता है जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, F इक्वल टू एम में किया था हमने, जब भी फोर्स लग रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहां पे भी तो ऐसा ही होता है, अर्थ अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट हो चुकी है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे को आ रही है, ऐसे फ्री फॉल में है। ठीक है, तो उसके अंदर, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चे। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? उस एक्सेलरेशन का उसको नेम दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ जब बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाती है तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तब बॉडी में क्या इफेक्ट आता है? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है, when it is under the effect of gravity या gravitational force of earth, ठीक है, इज कॉल्ड, उसको, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल जी से। यहां पे एक्सेलरेशन ए से है, यहां पे जी से है ये भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सारा कुछ वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो चीजें एक्सेलरेशन वाली है, सेम चीज यहां पे आएगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास
यहां पे कोई दो बॉडीज कंसीडर करते हैं, ठीक है, दो बॉडीज में से एक कौन सी होनी चाहिए, एक कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, अर्थ, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ये है अर्थ, ठीक है, कोई एक बॉडी इसके सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, ये अर्थ है जिसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, ठीक है, और इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम, और ये जो बॉडी है इसका मास बचे हमने मान लिया स्मॉल एम, ठीक है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, जितना रेडियस है, ठीक है, अर्थ का। तो अगर हम अप्लाई करें वहां पे, अप्लाइंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन लॉ अगर अप्लाई करें, क्या आया था न्यूटन लॉ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 था। यहां पे मासेज कौन कौन से हैं, m और m, m ओवर क्या आएगा, r, जितना डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच, डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R स्क्वायर, यही था न्यूटन लॉ, ठीक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या आता है बच्चे, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यह भी फोर्स है, फोर्स इसके इक्वल भी होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m, बॉडी का मास क्या है m, कैपिटल स्मॉल, इनटू क्या है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g से डिनोट किया जाता है, mg, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सेम क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, इट मींस द राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दोनों को इक्वल रख लीजिए, क्या आ गया, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, यही आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख लिया, m से m कैंसिल, क्या आ गया, g की वैल्यू क्या आई हमारे पास, g m ओवर r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए रिलेशन, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारी चीजें बच्चे क्या है, कांस्टेंट है, g एक कांस्टेंट है, अर्थ का मास कांस्टेंट है, ठीक है, m क्या था, कैपिटल M क्या था, अर्थ का मास, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब g की जो वैल्यू आएगी किसी एक प्लेनेट पे, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे जाएंगे, ठीक है, तो उसका मास और रेडियस कुछ अलग होगा, लेकिन होगा वो भी फिक्स ही, ठीक है। तो g कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक प्लेनेट के लिए g कांस्टेंट है। अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें तो g जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि हर एक प्लेनेट का मास अलग है, उसका रेडियस अलग है, ठीक है। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चे, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास, इसका मास होता है बच्चे 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, याद रखनी है वैल्यू। और जो रेडियस है अर्थ का, ये होता है बच्चे 6400 किलोमीटर, कितना, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कर लीजिए, ये आ जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। जब ये तीनों वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, ठीक है, तो वी गेट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखें। ये हमने ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके उसके बाद ये वाला रिजल्ट आया है, ठीक है। अब 9.8 क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है बच्चे 10 के, ठीक है, 10 के, तो कई बार इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। चलिए, और g की वैल्यू अगर हम
सेंटर पे देखें, अर्थ के सेंटर पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चे जी जो है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है, सॉरी, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये था बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है। ठीक है, वो हाइट के साथ कैसे वेरी करेगा, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेट ऑन मून आल्सो। ठीक है, तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो फॉर्मूले बताए हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर